मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हुआ डीएलएड सेकेंड ईयर का आज चौथा पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता अपन पढ़ेंगे। इसमें इकाई फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आज पढ़ेंगे अपन भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, किस प्रकार से एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण के उद्देश्य रहे हैं। इसके साथ साथ और भी उच्च प्राथमिक स्तर पर हम किस प्रकार से बालकों को सिखा सकते हैं। हमारे जो कौशल हैं भाषा के LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना लिखना, है ना, ये किस प्रकार से हम इनको बालकों के संदर्भ में किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कौशलों के बारे में, ये सब अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए। मिडिल क्लास का बच्चा, मिडिल स्कूल स्तर का बच्चा, उसमें भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य, भाषा क्यों पढ़ाई जाती है, यानी कि लैंग्वेज पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। बालक में क्या करना, ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना, यानी कि बालक क्या करेगा, किसी भी शब्द का जो ध्वनि रूप है उसका शुद्ध उच्चारण को समझेगा। पहली बात तो समझेगा कि वो अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। एक तो दो चीज़ें, ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना और ध्वनि रूपों का उच्चारण करना, यानी कि ध्वनि रूपों का उच्चारण करेगा, खुद भी करेगा और जो उच्चारित की हुई है उसको समझेगा। दो चीज़ें याद कर लो, ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना और ध्वनि रूपों का उच्चारण करना। नंबर 2, ऐसे ही शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, यानी कि बालक स्वयं शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेगा और शुद्ध उच्चारण किए गए शब्दों को समझेगा। दोनों 4 हो गए। 5वां है वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। जो भी वर्ण है जैसे क, ख, ग, ग, तो ये क्या है, वर्ण को पढ़ने की क्षमता विकसित करना। भाषा शिक्षण इसलिए कराया जाता है कि बालक को वर्ण पढ़ने की क्षमता आए। नंबर 2, वर्ण के बाद शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना। जब बालक को वर्ण आ जाएगा, शब्द आ जाएंगे। फिर है वर्णों और शब्दों को उचित आकार देना और उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना, यानी कि सुंदर लिखावट भी बालक को आनी चाहिए। यह भी भाषा के अंदर सिखाया जाता है, यानी कि पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको लिख दिया है वो अगला व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सके तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। 8वां इसका उद्देश्य है वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना। जब वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, तो वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना। 9वां आता है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने की क्षमता विकसित करना। विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी है। जैसे अपन देखते हैं कि विराम चिन्ह देखो, रोको, मत जाने दो, ये एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। अब इसमें देखो यहां लगा देते हैं जैसे विराम चिन्ह, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक यहां लगा देते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। दोनों के देखो, यदि विराम चिन्ह यहां लग गया तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। रोको मत जाने दो, उसको जाने मत दो, इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब हो गया रोको मत जाने दो। दोनों डिफरेंस हो गया, यानी कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना सिखाना, ऐसी क्षमता विकसित करना। 9वां आता है व्याकरण का सटीक उपयोग। बालक क्या करेगा, व्याकरण का सटीक उपयोग करेगा। कि जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, व्याकरण का, अब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है, व्याकरण का सटीक उपयोग करना। फिर देखिए नैतिक मूल्यों का, ये लास्ट में आता है, ये इंपॉर्टेंट शिक्षण उद्देश्य के रूप में लिख सकते हैं अपन कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करना भी एडिशनल है। ये नैतिक मूल्यों का विकास करना भी एक उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए। भाषा शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर क्यों करवाई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आता है ज्ञानपरक उद्देश्य बताओ। नॉलेज जो ज्ञानपरक उद्देश्य हैं
वो है भाषा की परंपरा को समझना, भाषा की प्रकृति को समझना, उसके विविध घटकों की जानकारी लेना, भाषा विज्ञान का ज्ञान लेना। ये सब ज्ञानपरक उद्देश्य हैं, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं कि भाषा की प्रकृति को समझना, भाषा की परंपरा को समझना, भाषा के कौन से घटक हैं उनको समझना। तीसरा क्वेश्चन आता है भाषा शिक्षण के आलोचनात्मक उद्देश्य लिखिए। इसके क्रिटिकल जो उद्देश्य हैं वो देखो। आलोचनात्मक क्या है? पठित विषय वस्तु का विवेचन करना। अपन आलोचना कब करेंगे, समालोचना कब करेंगे? जब उस पाठ को, उस विषय वस्तु को हम पढ़ लेंगे, यानी कि पठित विषय वस्तु का विवेचन करना, उसका विश्लेषण करना, अन्य रचना से उसकी कंपैरिजन करना। हमने जो पढ़ा है उसका विश्लेषण, विवेचन, अन्य रचना से तुलना, समीक्षा करना, फिर उसकी समीक्षा करेंगे। फिर पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना कि हमने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, हमारी पसंद सही है कि नहीं है, कंपैरिजन करना। रचना विशेष के शिल्प से प्रभावित होकर सराहना करना। ये सब भाषा शिक्षण का आलोचनात्मक उद्देश्य है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 और भाषाई विविधता को समझाइए। एनसीएफ 2005 ने किस प्रकार से भाषाई विविधता को बताया, ये समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना इसको भी आप। एनसीएफ 2005 में भाषिक विविधताओं को समस्या के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि इसे एक संसाधन के रूप में देखा गया। एनसीएफ 2000 में क्या हुआ कि भाषिक जो विविधताएं हैं, हमारे देश में बहुत सी विविधताएं हैं भाषा के क्षेत्र में लेवें अपन तो उत्तरी जो प्रदेश है या उत्तरी क्षेत्र है उसमें अलग भाषा, दक्षिण में अलग है, पूर्व में अलग है। इस तरह से काफ़ी भाषाओं की विविधता वाला अपना देश है। तो इसे एक समस्या के रूप में नहीं लिया, क्योंकि एक संसाधन के रूप में लिया इसको कि विद्यालय से। और उन्होंने बताया एनसीएफ ने कि विद्यालय में आने से पहले बालक अनेक शब्दों के साथ परिचय होकर आता है। बालक, जैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में बालक कई भाषाओं को सीख कर आता है। विद्यालय में आने से पहले बालक कई भाषाओं को सीख कर आता है। बहुत सी जो जैसे हिंदी है, जैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थानी भाषा सीखता है, उसके साथ वो हिंदी सीखता है, फिर साथ में कुछ शब्द इंग्लिश के भी सीख के आता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बालक की जो मातृभाषा होती है उसमें काफ़ी कुछ शब्द आपको अन्य भाषा के भी देखने को मिल सकते हैं। और अपन देखें तो कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो एक से अधिक भाषा भी जानते हैं। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं भी बोलने समझने लगते हैं। बालक की मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। एनसीएफ 2005 में स्वीकार किया है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। इसमें माना कि यदि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए समझे, जो बालक हिंदी पढ़ रहा है वो बालक संस्कृत को इजी वे से पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें हिंदी और संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो समानार्थी हैं, समान शब्द हैं। तो एक भाषा का दूसरी भाषा से आसानी से ट्रांसफर, ऐसा ये एनसीएफ 2005 का जो भाषी विविधता का कोई क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्यिक बोध क्या है? साहित्य बोध क्या? देखो, साहित्य बोध भाषिक संस्कारों का समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य बोध भाषिक संस्कारों का समृद्ध करने का एक सशक्त माध्यम है। साहित्य के पठन पाठन से जहां विद्यार्थी हजारों नए शब्द व नए उनके अर्थ से परिचित होता है, वहीं ध्वनि, शब्द, वाक्य, संवाद के स्तर पर लगाव बच्चों की गतिशीलता को बढ़ा सकता है। साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने सुनने से बच्चे स्वयं मौलिक लेखन प्रदान कर भाषा शिक्षण को सार्थक आयाम दे सकते हैं। मतलब यह है कि साहित्य बोध वह है जिससे बालक भाषिक संस्कारों को समृद्ध करता है। अपने भाषा के जो काफ़ी नॉलेज बालक में वृद्धि होती है। साहित्य के पठन पाठन से उसमें नए शब्द आते हैं, उसके नॉलेज में आते हैं, नए अर्थ से परिचित होता है बालक, और उनकी अलग अलग ध्वनि, अलग अलग उच्चारण सीखता है, अलग अलग वाक्य का निर्माण करता है बालक, और बालक में एक गतिशीलता पैदा होती है, लगाव की, इंटरेस्ट की। तो ये है। और इसमें अपन देख सकते हैं कि साहित्यिक जो रचनाएं हैं
साहित्य के क्षेत्र में जो काफ़ी रचनाएं हैं उनको पढ़ने सुनने से क्या होता है, बालक मौलिक लेखन प्रदान कर खुद में लिखने की क्षमता भी विकसित होती है कि हाँ सुमित्रा नंदन पंथ ने ऐसा लिखा है प्रकृति के बारे में, तो बालक क्या करेगा उस कि हाँ ये इस प्रकार, इसका मतलब ये भी एक टॉपिक हो सकता है, एक विषय हो सकता है, तो उसमें मौलिक लेखन की उसमें खुद में एक जागृत होगी इच्छा, और भाषा शिक्षण को हम सार्थक आयाम इससे दे सकते हैं। ये है साहित्य बोध, यानी कि साहित्य का बोध होना, किसी भी लिटरेचर का बालक को बोध होना, बालक के अंदर भाषिक संस्कारों का आना, ये है साहित्य बोध। अब आता है छठा क्वेश्चन, साहित्य बोध के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। ये तो था साहित्य बोध क्या है और साहित्य बोध के आयाम कौन कौन से हैं। किसी साहित्य को पढ़कर रसानुभूति करना, इसके बाद भावार्थ ग्रहण करना और उसकी मूल संवेदना तक पहुंचना, इसी के क्रम में शिल्पगत पक्ष जैसे भाषा, छंद, अलंकार, रस, मुहावरे, प्रतीक, लोकोक्तियों का विवेचन करना। कहने का मतलब यह है कि भाषा साहित्य के आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो किसी भी साहित्य को, जैसे किसी हमने साहित्य पढ़ा, कविता पढ़ा, उस कविता का रसानुभूति का अनुभव करना कि इसमें कौन सा रस है, इसमें श्रृंगार रस है, कौन सा रस है, उस रस की रसानुभूति का इसका रसानुभूति करना, अनुभूति करना, और उसके बाद उस कविता में क्या भावार्थ दिया गया, उसका अर्थ क्या है, कवि क्या समझाना चाह रहा है, उस भावार्थ को ग्रहण करना और उसके बाद उस कविता की मूल संवेदना तक पहुंचना, ये आयाम है। इसी क्रम में फिर आगे उसकी जो शिल्पकृत पक्ष है, शिल्पकृत पक्ष है, व्याकरणीय जो पक्ष है, उसका जो साहित्य का सौंदर्य वाला पक्ष है, भाषा है, छंद है, भाषा कौन सी है, सरल भाषा है, सुबोध है, कठिन भाषा है, उसमें छंद कौन कौन से हैं, अलंकार कौन कौन से हैं, उपमा है, श्लेष है, कौन सा अलंकार है, कौन से रस हैं उसमें, हैं अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, वीर रस को है, क्रुद्ध रस है, वो क्या कहते हैं उसको, श्रृंगार रस है, विभत्स रस है, तो ये रस अलग अलग प्रकार के, उसको उस पक्ष को देखना। मुहावरों का प्रयोग कौन सा हुआ है, प्रतीक चिन्हों, लोकोक्तियां आदि का विवेचन करना, ये सब क्या है, साहित्य बोध के आयाम हैं। ये 6 प्रश्न इस यूनिट के पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लेना। मिलते हैं अपन सेकंड पार्ट में, इसी यूनिट के द्वितीय पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना।